हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार-बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं, ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बारी थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है, तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है, हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? ओके, कल इवनिंग में क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा एक जगह बिजी हो गए थे और फिर आप लोगों को मैसेज करना ही भूल गए थे। ठीक है, तो वो कल वाली जो एमसीक्यू वाली क्लास है वो अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बेटा एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, खास करके जो ये इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है जो लेटेस्ट न्यूज़ है आपको फार्मेसी बिल के बारे में वो पता चल गई होगी, नहीं पता चली है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर रहें। ठीक है, तो एग्जिट एग्जाम अब कंपलसरी होने जा रहा है। अब ये इस साल से ही हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर से, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, कंडीशन है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली है क्या, जो हमारा फार्मेसी एक्ट है, सुन लो अच्छे से, जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 था उसको बदला जा रहा है, मतलब उसको रिप्लेस किया जा रहा है और अच्छे मतलब नई चीज लाई जा रही है। तो इस एक्ट को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, इसके बदले में नेशनल फार्मेसी कमीशन को लाया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 ये पेश किया गया, यानी कि एक तरह से बिल लाया गया है। अब इसमें प्रपोजल है, बहुत सारी चीजें हैं कि काम ऐसे ऐसे होंगे प्रेजेंट टाइम पर। जो जो स्टेक होल्डर मतलब जिन जिन लोगों को इससे फर्क पड़ेगा उन लोगों को कोई अपना सजेशन वगैरह देना है तो वो प्रेजेंट टाइम पर दे सकते हैं। अभी ओपन है ये चीजें, फिर उसके बाद उनके सारे सजेशन को लेकर के इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा संभावना है कि नेशनल फार्मेसी जो कमीशन है ये आप लोगों का इस साल हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर से उम्मीद है कि लागू हो जाएगा ये। तो वैसे तो ये होता है कि जिस साल से एक्ट लागू होता है, ठीक है, उसी साल से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके ऊपर वो लागू होता है। ठीक, यानी कि आप लोगों ने इस साल ले लिया है, अगर ये एक्ट इसी साल लागू हो गया तो हो सकता है कि इस साल यानी कि आप नेक्स्ट ईयर पास आउट करेंगे तो एक संभावना बनती है कि आप लोगों के ऊपर एग्जिट एग्जाम लग जाए और आप लोगों को देना पड़ जाए। ठीक है, वैसे होता यह है कि उस सेशन से जो लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक ये लागू हो जाए या नेक्स्ट ईयर। अगर नेक्स्ट ईयर लागू होता तो संभावना है कि आप लोग बच जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी गर्दन फंसी हुई है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि एग्जिट एग्जाम लागू हो रहा है। इससे जो हमारा फार्मेसी का एक तरह से कहते हैं ना रूपरेखा ही पूरी बदल जाएगी। जो बच्चे फार्मेसी करके निकलेंगे उनको एक अच्छी नजरों से देखा जाएगा कि बच्चा पढ़ के ही आया है और चीटिंग वीटिंग या ऐसी फर्जी डिग्री नहीं ले रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन अभी से ही। ये जो मैं अभी से ही फिर बता दे रहा हूं, जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं, ढेर सारे जो एमसीक्यू लगवा रहा हूं, ये आप लोगों को दो चीजों में हेल्पफुल करेंगे। एक आपका एग्जिट एग्जाम के बाद आप लोग जो क्या फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी तो पीडीएफ भी देता हूं आप लोगों के, धीरे धीरे जो है टेस्ट के फॉर्मेट में भी जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और टेस्ट के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन आया करेंगे, आपको ऑप्शन चूज करना है, टिक लगाना है, बाद में आप उसको अपनी परफॉर्मेंस देख पाएंगे, वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जिट एग्जाम का खतरा इस बैच पर कुछ हद तक है। फिर से कह रहा हूं, एग्जिट एग्जाम का खतरा 2026 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, इस साल से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ हद तक है। उससे पहले वाले तो बच जाएंगे, लेकिन अब क्या आगे आता है कुछ पता नहीं है अभी तक। फिलहाल कुछ खतरा है। जो अभी तक का पिछले होता हुआ आया है उसके हिसाब से जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से ही चीजें लागू होती हैं, बट फिर भी ठीक है, क्लियर है। तो इसके बारे में अभी चल रहा है प्रोसेस, आ जाएगा तो ज्यादा ही परेशान नहीं होना सर कब से क्या वगैरह वगैरह। अभी सिर्फ इतना समझो कि आपके ऊपर एक संभावना है एग्जिट एग्जाम लग जाए। ठीक है, तो एग्जिट एग्जाम की तैयारी कायदे से स्टार्ट करें अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए, ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल काफी एक तरह से सिंपल चैप्टर भी है और पेचीदा भी है। अगर नहीं पढ़ा है तो पेचीदा है, और पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो चलो अब आंसर करना स्टार्ट करो, जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं। चलिए आंसर करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कल कर रहे थे। फर्स्ट का ABC क्या है? द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई क्या है? पहले का आंसर C, बिल्कुल सही। पहले का आंसर क्या है? इसमें क्वेश्चंस काफी सारे हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, फटाफट आंसर करते जाओ, हम फटाफट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो जो आपको यहाँ पे सामने नजर आते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक? जो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें। निम्नलिखित में से किसे जीवन की निर्माण इकाई कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट दोनों क्या है? सेम है, पूछने का तरीका अलग अलग है। दूसरे का भी आंसर क्या होने वाला है? C। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? मतलब लाइफ किस चीज से टिकी हुई है, किन छोटी चीजों, जैसे कि एक मकान ईंटों से जुड़ जुड़ के बनता है, वैसी जो एक लाइफ है वो सेल से जुड़ जुड़ के बनती है। ठीक है, थर्ड वन इज विच सेल टाइप लैक्स द ट्रू न्यूक्लियस? किस टाइप के सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, या किस प्रकार की कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है? ठीक है, यहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बन सकता है, बताता हूं मैं, फटाफट इसका आंसर करो। थर्ड वाले का आंसर, विच सेल टाइप लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस? देखो यहां पर अभी तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? देखो बात कर रहा है ट्रू न्यूक्लियस की, मतलब न्यूक्लियस तो होता है बट रियल न्यूक्लियस नहीं कह सकते, हमने पढ़ा था। DNA तो होता है बट एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के अंदर कैद नहीं होता है। कौन से होते हैं? प्रोकार्योटिक। कौन से होते हैं? प्रोकार्योटिक कोशिकाएं या सेल। फोर्थ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड है ना, झिल्लीबद्ध कोशिकांग किस में पाए जाते हैं, या जिनके अराउंड झिल्ली होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन। चलिए आंसर करिए फटाफट। मेम्ब्रेन बाउंड, आंसर है B, बिल्कुल सही। प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, सॉरी मेम्ब्रेन अच्छा किसमें पाए जाते हैं, उल्टा हो गया, सॉरी। मेम्ब्रेन बाउंड आर प्रेजेंट इन यूकार्योटिक्स। यूकार्योटिक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड नॉट, तो हो जाता प्रोकार्योटिक। विच इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन पार्ट ऑफ द सेल? सेल्स के 3 मेन पार्ट जो हमने डिस्कस किए थे, याद आ रहा होगा, इनमें से कौन सा वो मेन पार्ट नहीं है? विच इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन पार्ट ऑफ द सेल, इनमें कौन सा कोशिका के 3 मुख्य भागों में शामिल नहीं है? तो यहां पर अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और चौथा है सेल वॉल। तो हम सबको पता है ह्यूमन सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फटाफट इसको बताता चलता हूं ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और जल्दी से खत्म हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन सेल्स है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। यहां पर नहीं होता है। सेल के 3 मेन पार्ट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? एटीपी प्रोड्यूस करना, डीएनए को स्टोर करना, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो आंसर है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रण करना, या कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा कौन सा बाहर जाएगा उसको कंट्रोल करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जेली टाइप सब्सटेंस जो होता है उसको क्या कहा जाता है? जेली टाइप सब्सटेंस इन द सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो हमने को पता है सेल के अंदर जेली टाइप की चीज क्या होती है? न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म यस। ठीक है, क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका कोई मतलब लाइसोसोम नहीं। तो साइटोप्लाज्म भरा होता है। कोशिका द्रव्य को जेली टाइप कहा जाता है, जेली जैसा पदार्थ कहा जाता है। द कमांड सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कमांड सेंटर यानी कि ब्रेन ऑफ सेल। सेल को कौन कमांड करता है, कौन कंट्रोल करता है? गुड,
फटाफट, ये सामने है सारे आंसर। चलो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके चलते हैं, आंसर करने का एक एक मौका भी देते हैं। बच्चे आंसर कर रहे हैं। 8 का आ गया आंसर सी, ठीक है। कमांड सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, गुड, ठीक है। कोशिका का आप आगे आगे पढ़ के देते जाइए, मैं पीछे पीछे एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल्स आर मेनली फाउंड इन, कोशिकांग मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो कोशिकांग जाहिर सी बात है यूकार्योटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 10th, विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्रोकार्योटिक सेल्स? प्रोकार्योटिक में कौन सी ऑर्गेनेल पाई जाती है? एक ही प्रकार की सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है प्रोकार्योटिक्स में, और वो कौन सी होती है? एक ही प्रकार की सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है प्रोकार्योटिक्स में, और वो कौन सी होती है? आंसर करते चलें बच्चे, आगे आगे जो बच्चे आगे पढ़ते जा रहे हैं वो आगे आगे आंसरिंग करते चलें, कमेंट में आंसरिंग करते चलें। तो प्रोकार्योट्स में क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स? मैंने 3 तरह की सेल ऑर्गेनेल्स बताई थी। एक होती है डबल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर कौन कौन था? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। बाद बाकी सारी सिंगल मेम्ब्रेन थी, और कुछ ऐसी होती है बिना मेम्ब्रेन वाली। याद आ रहा है? तो विच आर द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लाइसोसोम यस सिंगल मेम्ब्रेन है। राइबोसोम इसके अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, ठीक है। राइबोसोम क्या है? नो मेम्ब्रेन। राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता है। देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टर को, पढ़ के फिर आप एमसीक्यू लगाएंगे, और जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इस तरीके से सुनते चलेंगे, तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होता चलेगा। एमसीक्यू की ये बड़ी एक अच्छी खासियत होती है। देन 12th, विच ऑर्गेनेल इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड? इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? तो गोल्जी अपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम में होती ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया यस डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। 13th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? कौन सा नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड? तो आंसर क्या आ जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। 12th का आंसर सी आ गया है। वैक्यूल्स की तो बेटा मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल्स इसका आंसर नहीं होगा। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल्स में पाई जाती है, ठीक है। 13th का आंसर ए है, ठीक है। गुड गुड गुड, जुड़ते जाइए बच्चे, जो जो आते जा रहे हैं आगे आंसरिंग करते चले। चलिए ये क्लियर है इतना? 1 2 3 एंड 4 14 क्लियर है ना? चलिए 1 2 3 4 14 15 16 17 आंसर कीजिए फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? 14 15 16 फटाफट आंसर करते जाइए। हिंदी वाले बच्चे हिंदी देख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसरिंग करते जाइए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो बच्चे हिंदी वाले हैं इंग्लिश में ही इंग्लिश को थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट वाला जो एग्जिट एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसमें हिंदी में पेपर नहीं था, लेकिन इस बार संभावना है एक्ट के थ्रू है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। खैर आंसरिंग करते चले। 14 द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है? सिंपल, वेरी सिंपल, किस चीज की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गुड। नेक्स्ट 15 द एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल एक्सेप्ट किया, मतलब इसका एक दूसरा भी नाम है, बड़ा फेमस मॉडल इसको कहा, मतलब फेमस नाम से बुलाया जाता है इसको। वो क्या नाम है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या उसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, या सैंडविच मॉडल कहते हैं? तो आंसर है सी, बिल्कुल सही, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है।
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, भले 3 आए, बहुत छोटा होता जा रहा है मेरे को लग रहा है। ठीक है, देन 16 हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड इज। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, थोड़ा सा इंटरनल चलेगा यहां पर हम लोग। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो फैटी एसिड टेल होता है कि लिपिड टेल है। तो 16 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, दैट इज पोलर हेड। ठीक है, पोलर हेड होता है और ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड, सिंपल, ऊपर वाला कर लोगे तो नीचे वाला भी कर लोगे। हाइड्रोफोबिक ओके, ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हेड हो जाएगा, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18th पे, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्रोटीन्स की टाइप याद कीजिए, गुड गुड गुड। 17th में फैटी, अच्छा सॉरी, फॉस्फेट हेड, सॉरी ये एक गड़बड़ हो गया, इसका ध्यान नहीं दिया, एसिड करके दिखा। ठीक है, फैटी एसिड टेल है, ओके, फैटी एसिड टेल सही है सर, सी बिल्कुल सही है, कल्पित बिल्कुल सही है, फैटी एसिड टेल होती है वो। असल में फैटी पढ़ा ही नहीं मैंने आगे। ठीक है, चलिए, सी है, बिल्कुल सही आंसर है, गुड गुड गुड। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल याद कीजिए, 2 टाइप की प्रोटीन्स थी। आर अटैच्ड ओनली टू द आउटर सरफेस, स्पैन द एंटायर मेम्ब्रेन, है ना, केवल बाहरी सतह से जुड़े होते हैं, पूरी झिल्ली को पार करते हैं। प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया, आर एब्सेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 18th का आंसर फटाफट बताएं, गुड, 18th का आंसर आ गया है। अनवी पानी मिला के, ठंडा बना पानी मिला के दे जाओ, हाँ मिला करके। ओके, तो 18th का आंसर स्पैन द एंटायर मेम्ब्रेन, पूरा आर पार होता है ये। ठीक है, 19th, विच मेम्ब्रेन कंपोनेंट मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आया कायदे में आना चाहिए। मेम्ब्रेन का एक नेचर होता है कि वो कैसा होता है, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर। कैसा होता है, मेम्ब्रेन फ्लूइड टाइप का रहता है, तो उसके पीछे मेन कारण किसका है। 19th का आंसर करें सब लोग, 19th का आंसर करें। नाइनटीन्थ का आंसर करें, मैं जानना चाहता हूं, इसके लिए रुका हुआ हूं, अभी आप लोगों के वेट कर रहा हूं। जो फ्लूइडिटी होती है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक झिल्ली की तरलता बनाए रखता है ना, थोड़ा सा फ्लूइड टाइप का नेचर रहता है उसका। अच्छा, इसमें एक पीछे क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। ओके, 19, विच मेम्ब्रेन कंपोनेंट मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। 19th का आंसर बताएं फटाफट। 19th का आंसर है सी, गुड, कोलेस्ट्रॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। ट्वेंटियथ का आंसर करें।
20th का आंसर करें। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड मुख्य रूप से किस कार्य में भाग लेते हैं? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20th का आंसर है बी, गुड। सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, टाइप कर देना, आंसर कर दूंगा मैं। चलिए 21, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदाउट एटीपी। बिना एटीपी के हेल्प के जब कोई सब्सटेंस मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। यस, बी, एटीपी की जब हेल्प नहीं लगती तो उससे क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि निष्क्रिय परिवहन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? तो भैया पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल बताएं। सिंपल, सारे क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ये आपके फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर में काम आते रहेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके। और मेरी बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट कर लें, जो भी अपने आप नोट्स बना रहे हैं उसको मेंटेन रखिएगा सेकेंड ईयर तक। दो वजह से, अगर आपका एग्जिट एग्जाम हुआ तो वो रिवीजन के काम में आएगा, एग्जिट एग्जाम नहीं हुआ तो आप लोग यहां पर इतनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा आप लोगों को कि आप लोग कहोगे मैं तो अब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम दूंगा और एक फार्मासिस्ट बनूंगा प्रॉपर। ठीक है, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? 22, आंसर कीजिए फटाफट। चलिए आंसर कीजिए, कहां रह गए? गुड, ओके 22 आंसर आ गया, सी, डिफ्यूजन। नेक्स्ट 23rd, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स। सांद्रता प्रवणता के विपरीत पदार्थों के परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? तो हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स। तो जब हमें खिलाफत में काम करना पड़ेगा तो ताकत की जरूरत पड़ने वाली है, एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी। ओके, कुछ आंसर्स में हमें लग रहा है डिले हो रहा है, शायद कुछ बच्चों के आंसर्स आने में टाइम लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 24, द प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल इज नोन एज। अगर आप लोगों को यहां पर क्या कहते हैं लग रहा है कि कुछ इशू आ रहा है तो आप लोग उसको व्हाट्सएप अपना चालू कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आंसरिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहां पे अपना व्हाट्सएप भी आपको ओपन कर देता हूं, ग्रुप पे आप मैसेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, यहीं पे सामने से देख रहा हूं मैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डिले हो रहा है तो ग्रुप पे आकर के आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24, द प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल। बेटा सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल, यहां पे ध्यान देंगे। वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका बड़े कणों को निगल लेती है क्या कहलाएगी? 24C, ओके, फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक
पारगम्य क्यों कहा जाता है? 25। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 का आंसर आ गया है सी, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, बिल्कुल सही। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट लेयर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट की जो लेयर होती है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक लेयर सी होती है जो कि बताया था कई बार पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की, उसको क्या कहते हैं? चलिए चलिए फटाफट, कार्बोहाइड्रेट की लेयर जो बाहर की तरफ होती है उसका क्या नाम होता है? गुड, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, विच मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सी झिल्ली प्रोटीन हार्मोन एवं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर का कार्य करती है? ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। 27 सिंपल है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहा है, इसमें एक ही ऑप्शन है ही बस, क्या आ जाएगा? मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, कायदे होना चाहिए विच प्रोटीन, तो क्योंकि ये सारे ही प्रोटीन के ही एक तरह से राइबोसोम आरएनए से बना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बाय, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे करता है? प्लाज्मा झिल्ली संरचनात्मक सहारा किसके द्वारा प्रदान करती है? सेल को किस तरह से बांधे रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? याद करो प्रोसेस, क्या एटीपी के द्वारा? नहीं, एटीपी ताकत देती है, डीएनए बनाकर नहीं, राइबोसोम बना के नहीं, एंकरिंग द साइटोस्केलेटन, एंकरिंग द साइटोस्केलेटन, गुड, है ना। साइटोस्केलेटन अगर याद आ रहा हो आपको कि सेल मेम्ब्रेन होते थे, जो साइटोस्केलेटन होते थे ऐसे ऐसे करके बंधे होते थे आर पार, तो साइटोस्केलेटन सेल मेम्ब्रेन से बंधे होते थे, है ना, तो इनको बांध करके ये पूरे सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। 29, विच प्रॉपर्टी अलाउज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन टू मूव लैटरली विद इन अ मेम्ब्रेन? गुड क्वेश्चन, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? विच प्रॉपर्टी, 29, विच प्रॉपर्टी अलाउज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन टू मूव लैटरली विद इन द मेम्ब्रेन? ठीक है, कौन सा गुण फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन को झिल्ली में पार्श्व दिशा में गति करने की अनुमति देता है? कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है ये मेम्ब्रेन की? विच प्रॉपर्टी? गुड, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फ्लूइडिटी, तरलता। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है? प्लाज्मा झिल्ली किसे बनाए रखने में हेल्प करती है? आंसर करें, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो बेटा, बिना क्वेश्चन नंबर के फिर कंफ्यूजन होने लगती है। ठीक है, तो आंसर है बिल्कुल सही है, होम्योस्टेसिस, है ना। कहां का? सेल के अंदर, सेल के अंदर की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ठीक है, 31, द लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, अब ध्यान दें, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के 3 हिस्से बताए थे मैंने, याद है? साइटोप्लाज्म के 3 हिस्से बताए थे, साइटोप्लाज्म के 3 हिस्से बताए थे मैंने, एक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है, एक ऑर्गेनेल्स थे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, दूसरा, बाकी 2 यहाँ मेंशन है, देखो बताओ जरा, फिर बताता हूँ मैं।
31 आंसर है बी, गुड, साइटोसॉल। ठीक है ना, 3 हिस्से बताए थे, एक साइटोसॉल था और एक मैट्रिक्स था जिसमें साइटोस्केलेटन वगैरह आ रखा था, तो इसका आंसर क्या है, साइटोसॉल। ध्यान रखेंगे साइटोप्लाज्म के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म मेनली कंसिस्ट ऑफ, चलो ये तो ऊपरी आंसर आ गया इसका। ठीक है, साइटोसॉल में क्या क्या आ जाएगा, साइटोसॉल आ जाएगा, ऑर्गेनेल्स आ जाएगा, साइटोस्केलेटन आ जाएगा, जो ऊपर उन्होंने बताया। नेक्स्ट 33, विच साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट एक्ट एज द मीडियम फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन। कोशिका द्रव्य का कौन सा घटक अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं का माध्यम होता है। अगेन ठीक है, देखो हर क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश की गई है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। अगेन आंसर क्या होने वाला है इसका, विच साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म के कौन से कंपोनेंट में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो आंसर है यस बी। ठीक है, चलिए 34 पे आते हैं। ग्लाइकोलिसिस मेनली अकर इन, ये क्वेश्चन यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है बट पता होना चाहिए सेकेंड ईयर के लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट नॉर्मली एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी, अगर पीछे वाले क्वेश्चंस पता है, पढ़ रहे हो तो यह इजीली समझ में आ रहा होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, कहाँ हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, 34 ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहे थे, बी, यस साइटोसॉल में। चलिए 35, विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल कॉन्ट्रैक्शन। सेल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल है, चलिए बताइए। नेक्स्ट 35 याद आ रहा है, सेल का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, मतलब है नोट्स के अंदर ही। गुड 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 गुड, वेरी गुड, मेरे को लगा नहीं पता होगा, आंसर आ गया बट साथ के साथ। चलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट प्राइमरी प्रोवाइड, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या प्रोवाइड करवाते हैं, और 37 में बता दीजिए। ठीक है, तीनों के मेन फंक्शन, इंटरमीडिएट और माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों के आंसर कर दीजिए फटाफट। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका आ जाएगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक मजबूती, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स 36 एंड 37। पलक कहाँ गए भाई, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। भाई आंसर दो सब लोग, भले गलत हो। गुड, 37 का बी। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, चलो बताओ। अब उल्टा आया, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और कौन सा इसमें से साइटोप्लाज्म के फंक्शन नहीं है। थर्टी 38, इनमें से कौन सा साइटोप्लाज्म का फंक्शन नहीं है।
ठीक है, दिख ही रहा है हमको, है ना। प्रोटीन डाइजेशन का काम साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, उसके लिए लाइसोसोम हमारा काम करता है। तो आंसर आ गया सी। द साइटोप्लाज्म मेंटेन प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी बाय रेगुलेटिंग। साइटोप्लाज्म एंजाइम एक्टिविटी, थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब सेल के फंक्शनिंग के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। द साइटोप्लाज्म मेंटेन प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म एंजाइम एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं कैसे? 39 का आंसर आ गया है बी, यस, पीएच एंड आयन कंसंट्रेशन, पीएच एवं आयन सांद्रता की हेल्प से। गुड। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर या नो मेम्ब्रेन? तो 40 का आंसर सिंपल है, क्या होता है? न्यूक्लियस। बताएं बताएं फटाफट बताएं, न्यूक्लियस के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं? 40 का सी, डबल मेम्ब्रेन। गुड। चलिए 41, द न्यूक्लियस इज कॉमनली कॉल्ड द, न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस इज कॉमनली कॉल्ड द, न्यूक्लियस का एक और नाम क्या है? 41 आंसर करें। ठीक है, सी, ब्रेन कहते हैं या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। द डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द, जो डबल मेम्ब्रेन सराउंड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, सेल वॉल या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो ठीक है, न्यूक्लियर को सराउंड करता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप बोल देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास नाभिकीय आवरण कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर्स प्राइमरली रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ, जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको अब हम लोग, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर पोर ऑब्वियस ही बात है, जो न्यूक्लियस होता है उसके यहां पर पोर पाए जाते हैं, है ना। और ये पूरा हमारे पास सेल है। तो न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म से सेल के, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनके बीच का आदान प्रदान, ठीक है। गुड। देन 44, द जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है जेल लाइक फ्लूइड, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसका नाम दे दिया गया है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ इसका आंसर बताएं। 45, क्रोमेटिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म, बहुत सिंपल सा सवाल है ये, क्रोमेटिन कंडेंस होकर के किसमें बदल जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है। इसका आंसर बताएं। द न्यूक्लियोलस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कुछ स्टेट में। न्यूक्लियोलस क्वेश्चन नंबर डाल देना 47, 46 तो सिंपल था, 45 का ठीक हो चुका है। 47, न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या है? न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? फोर्टी 47 का आंसर करें। गुड, राइबोसोम सिंथेसिस, ठीक है ना।
राइबोसोम का संश्लेषण। 48 द न्यूक्लियर मैट्रिक्स मेनली प्रोवाइड्स, ठीक है, इसका न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है मेनली क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, कुछ खास नहीं है। जो खास क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, इसका आंसर बताएं। ठीक है, न्यूक्लियर का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बताइए अंदर सारा वो रहता है क्या, उसका स्केलेटन, साइटोस्केलेटन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो उसको सपोर्ट करते हैं। न्यूक्लियस इनमें से कौन सा काम नहीं करता है? आंसर है सी, गुड, प्रोटीन डाइजेशन। नाउ हाफ सेंचुरी, सेलुलर कम्युनिकेशन बाय द न्यूक्लियस इन्वॉल्व, जो सेल कम्युनिकेट करता है वो फाइनली न्यूक्लियस के पास चला जाता है, हमने समझा था। फिर आगे क्या होता है, किस तरह से होता है सेलुलर कम्युनिकेशन बाय द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करता है साइटोप्लाज्म से और उसी के अकॉर्डिंग जीन्स एक्सप्रेस, मतलब उसी हिसाब से जो जीन्स हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, 51 का आंसर दीजिए। राइबोसोम्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ, राइबोसोम आर द प्राइमरी साइट ऑफ, गुड, 50 का भी आंसर आ गया। 51 का आंसर दीजिए। 51, 52, 53 तीनों का आंसर चाहिए, फटाफट दीजिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। 51 का आंसर आया है बी, बिल्कुल सही। राइबोसोम मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रोटीन, मुख्य रूप से क्या, प्रोटीन ही बनाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, 52, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम किसके बने होते हैं? एक्चुअली उस दिन संडे को ये करना चाहता था दोपहर के समय, लेकिन थोड़ा सा इसमें काम रह गया था क्योंकि मुझे पता था लेंदी है थोड़ा सा, तो बट कोई नहीं। 52 का आंसर क्या आया है, बी, RNA एंड प्रोटीन। ठीक है, मुख्य रूप से राइबोसोमल RNA का बना होता है। द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर, 2 सब यूनिट का इसमें कुछ खास नहीं है, साइज दिया होता तो और मजा आता। ठीक है, द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर, ये तो सिंपल है, एक लार्ज होता है और एक छोटा होता है। लार्ज का साइज 60S होता है, छोटे वाले का 40S होता है ना। प्रोकार्योट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनका कंप्लीट साइज की बात हो रही है, बताओ। 54 का आंसर दो। प्रोकार्योट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, 53 का आंसर आया, ए, गुड। 54 राइबोसोम फाउंड इन प्रोकार्योटिक सेल्स, प्रोकार्योटिक सेल्स में जो पाए जाते हैं उसका आंसर करें। ये कंप्लीट साइज की बात हो रही है यहां पर। $54 आंसर करें फटाफट। 70S, गुड। हाँ, ये आ गया 55। 55 का आंसर बताएं। 55 यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम्स का आकार कितना होता है? यूकार्योटिक राइबोसोम्स आर, $55 का आंसर करें। गुड, डी होता है। देन इसका बताएं। फ्री राइबोसोम्स मेनली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर, देखो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्री राइबोसोम होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली रहते हैं, और एक बाउंड, बंधे हुए होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बंधे हुए होते हैं।
तो बताएं मेरे को अब, फ्री राइबोसोम मेनली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर, फिफ्टी सिक्स। चलिए फिर फटाफट थोड़ा सा तेज करेंगे इसको। 56 का आंसर आ गया बी, गुड। ठीक है ना, यूज जो प्रोटीन बनती है वो सेल के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। राइबोसोम अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड राइबोसोम कहते हैं, यानी कि बंधित राइबोसोम बंधे हुए उसके साथ में वो। द गोल्जाई बॉडी इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इसका दूसरा नाम गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है और कुछ इसका नाम ही नहीं है। क्या कहते हैं इसे, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये। द गोल्जाई अपरेटस इज कॉमनली कॉल्ड द, 59 का आंसर बताएं। गोल्जाई अपरेटस इज कॉमनली कॉल्ड द, इसका सामान्यतः क्या कहा जाता है, क्या एक और नाम है। 59 का आंसर करें। फिफ्टी 60 और 61 तीनों के आंसर करें। फिफ्टी 59 का आंसर सी, बहुत बढ़िया। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 60 का आंसर करें। क्या काम है, 60 का आंसर भी आ गया बी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आंसर सारे सही हैं, ये बड़ी अच्छा लगता है। देन 61, द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ऑफ द गोल्जाई बॉडी आर कॉल्ड। सिक्सटी 61 का आंसर, सिक्सटी 61 कंफ्यूजन होगी दो वर्ड्स के अंदर। क्रिस्टी या सिस्टर ने, सिस्टर ने, बी, ठीक है। सिस्टर ने कहा जाता है। ओके, नाउ द एंट्री फेस ऑफ द गोल्जाई अपरेटस, सिस या ट्रांस क्या बोलते हैं, एग्जिट फेस को क्या कहते हैं। एंट्री फेस मतलब जहां से वेसिकल्स आ रहे हैं। एंट्री फेस थोड़ा सा फास्ट करते हैं। एंट्री फेस इसको सिस कहा जाता है, एग्जिट फेस इसको ट्रांस कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल कैरी मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम ईआर टू गोल्जाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जाई के पास लेके आते हैं, और सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं वो गोल्जाई वेसिकल से कहां जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं। ये ठीक है, उसमें नोट्स के चक्कर में ये भी डाल दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेसेस प्रेजेंट इन द गोल्जाई अपरेटस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, उसमें जो एक एग्जांपल था शुगर वाला, ठीक है, एडिंग शुगर ग्रुप वाला, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि नोट्स के अंदर एक उदाहरण दे रखा है तो ये यहाँ पर डाल दिया गया है। विच ऑर्गेनेल्स फॉर्म लाइसोसोम, इसका आंसर करें अब आप लोग। 67 का, 67 का आंसर करें। 66 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 67 का आंसर करें आप लोग। सिक्सटी 67 का आंसर करें, 68 का आंसर करें। सिक्सटी 64 से बता दूं, ठीक है, चलो देखो,
ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स अगर आप लोगों को याद हो तो बता देता हूं, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक वो हुआ करते हैं, क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से वेसिकल्स आते थे, ठीक है। और तो ये गोल्जाई बॉडी हुआ करती थी हमारे पास, ठीक है। तो याला को, इस वाले फेस को क्या कहते थे, सिस, और पीछे वाले को ट्रांस कहते थे। गोल्जाई बॉडी बड़ी गंदी बना दी मैंने, है ना, याद आ रहा है। फिर यहां से पाउचेस निकलते थे। तो जो ये वेसिकल्स आ रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। जो ये वेसिकल्स निकल रहे थे इसको हम कहते थे सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां आते थे, गोल्जाई बॉडी के पास, और सेक्रेटरी वेसिकल्स जो सिक्रीशन गोल्जाई बॉडी से बाहर लेकर के जा रहे थे, ठीक है, क्लियर हुआ। और 66 जो मैंने गोल्जाई बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स के नाम बताए थे आप लोगों को कि वो क्या क्या काम करते हैं, उसमें से एक एंजाइम का ये सवाल है यहाँ पर नोट्स के हिसाब से। जो इसका सिर्फ मेरा कहना ये है कि आप नोट्स के सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है ये, बट नोट्स में एग्जाम्पल था तो ये टाइप किया गया है यहाँ पर। फिलहाल ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेसिस क्या करता है, एडिंग जो है ना ग्रुप में ऐड कर देता है शुगर ग्रुप को। तो याद आया, ये 3 एग्जाम्पल दिए थे मैंने एग्जाम्स के। तो अब आते हैं 67 का, जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, इसका आंसर हो गया ना, गोल्जाई बॉडी आ गया इसका आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ओके ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे आते हैं 69, द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद, अतः प्रद्रव्य जालिका की झिल्ली किसके साथ निरंतर जुड़ी रहती है। तो 68 का आंसर भी आ गया है, अच्छा 68 का आंसर यहाँ बी आ गया है। 69 का आंसर करें, 69 का आंसर करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ कनेक्टेड रहता है लगातार, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही 69 का बी है ना, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का एनवलप बनाता है, गुड। इंटरनल कैविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको हम ल्यूमन बोलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है हमारे लिए। नाउ 71, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है क्यों। 71 का आंसर करें, 71 का आंसर करें, 71 का करें, 72 का करें और 73 का भी करो। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, इतना कॉमन आने चाहिए। 71 का आंसर सी, अटैच्ड राइबोसोम की वजह से ये हमको क्या है, रफ दिखाई पड़ते हैं। 72 का आंसर करें। मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है। (72) 73 आंसर करें, मैं वेट कर रहा हूं। 72 का आंसर आ गया, गुड। प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी गुड। 73, 74 का भी करें। अब यहां से समझ जाओ, जिसके मैं आंसर आप लोगों से करवा रहा हूं मतलब वो इंपॉर्टेंट है। 73 का भी आ गया आंसर, यस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ना, स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्य रूप से किस कार्य में भाग लेती है। 74 इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसका भूल जाता है, गुड। 74 का आंसर आया बी।
चलिए 75, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिग्रेडेड थ्रू। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके राइबोसोम अटैच होते हैं और वो क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, और गलती से अगर वो मिसफोल्ड हो जाएं तो एक प्रोसेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, इसके माध्यम से वो उनको तोड़ के अलग कर देती है। ठीक है, अब आते हैं 76, आंसर करें 76 का। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत क्वेश्चन, मतलब इसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत पूछा जाता है ये, और इसका आंसर भी 100% बच्चे सही करते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं गलत करते हैं। 76 का आंसर करें। जी हाँ, बी, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 77 का भी आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। 77 का, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। ठीक है, बी आ गया आंसर, गुड। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय 78। माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया किससे घिरा होता है, एकल झिल्ली, कोई झिल्ली नहीं, दुई झिल्ली, त्रिझिल्ली। 78 आंसर इज सी। ओके, आ डबल मेम्ब्रेन। यहां देखो, वहां पे जो कंफ्यूजन थी यहां दूर हो जाएगी। द फोल्ड्स ऑफ द, क्या है ये, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। फोल्ड को क्या कहते हैं। 79 का आंसर आ गया है पहले ही, बी, गुड, वेरी गुड। विच प्रोसेस मेनली ऑकर ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोसेस हो रही होती है। ये क्वेश्चन अभी यहां पर आपको कम इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, यहां पे पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ सेकंड ईयर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर डाल के केवल मार्क करें बेटा, इतना लंबा लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। 80 का आंसर करें। विच प्रोसेस मेनली ऑकर्स ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। 80 का आंसर आया है बी, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने पास खुद के क्या होते हैं, डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है। 82, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो कहां से आता है। बच्चे के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो मदर से आता है। ठीक है। नाउ 83 का आंसर करो। क्या बात, खिस गया है क्या। 83, 84, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। 83 का आंसर करें। चलिए फटाफट। (83) का आंसर करें। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। ओके, अब थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम बच रहा है। क्लास है उसके बाद सेकेंड ईयर की। चलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन, लाइसोसोम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, हाइड्रोलाइटिक जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विच एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन के लिए प्रोटीएस एंजाइम काम करेगा, ठीक है। लिपिड के लिए लाइपेज एंजाइम काम करेगा। विच लाइपोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट द लिपिड, विच लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक डाउन
न्यूक्लिक एसिड तो ये न्यूक्लियस, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी ये सारे एंजाइम आ जाएंगे, तो आपको इजीली समझ में आया, मतलब याद रहेगा। द प्रोसेस बाय विच लाइसोसोम डाइजेस्ट डैमेज्ड ऑर्गेनेल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? ऑटोफैगी, है ना। जो डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको खा जाता है, उसको ऑटोफैगी कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद से ही खा जा रहा है वो। लाइसोसोम हेल्प्स इन डिफेंस बाय डाइजेस्टिंग, किसको डाइजेस्ट करता है? डिफेंस मतलब हमको बचा रहा है, किससे बचाएगा? पैथोजन से। आंसर क्या आ गया? पैथोजन। द साइटोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ 1 2 3, कितने होते हैं? 3 टाइप के इसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं आपको कितना याद है, लास्ट के क्वेश्चन हैं कुछ। विच, इसका आंसर करें, विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन? 91 का आंसर करें। विच फिलामेंट, विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन? 91। नाइन्टी वन का आंसर करें। चलिए, विच साइटोस्केलेटल मेड अप ऑफ एक्टिन, तो इसका आंसर क्या है? माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट मेनली प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है ना। ये किसका बना होता है? माइक्रोफिलामेंट के बने। एक्टिन जो होता है माइक्रोफिलामेंट में पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, ट्यूब्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ड्यूरिंग माइटोसिस माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्स, क्या बनाते हैं? माइटोटिक स्पिंडल बना लेते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें सेंट्रियोल आ जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? ये बातें क्लियर हैं? थोड़ा सा लास्ट का पार्ट है। ये लेस कॉमन है, बच्चे कम पढ़ते हैं, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आता है, बट याद रखेंगे इसको। सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या होता है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट, यानी कि 9+0 अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल अरेंज्ड एट राइट एंगल इज कॉल्ड, पेयर को क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया था इसको? डाइप्लोसोम। क्या नाम दिया था? यही नाम था, डाइप्लोसोम, ठीक है। सेंट्रियोल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग, सेंट्रियोल कब मेन रोल प्ले करता है? सेल डिवीजन के दौरान रोल प्ले करता है। सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चलो 100 वाले का आंसर करें, फिर फिनिश करें इसे। 100 वाला आंसर आप लोग करें। 95 एक बार एक्सप्लेन करना। 95 95 95। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? ठीक है, ये थोड़ा डीप चले गए हैं, इतना डीप अभी तक फार्मेसी में पूछा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा उसके फंक्शन के हिसाब से डीप क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेंट्रियोल आएगा। ये थोड़ा सा सेल डिवीजन के हिसाब से उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह रहते हैं, तो वहां चला गया थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन फंक्शन याद रखेंगे। क्लियर हुआ? कल्पित क्लियर हुआ? माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट। देन 100 का आंसर आप लोग करें, फिर फिनिश करें इसको। 100 वाले का आंसर करें फटाफट। Which of the following organelle is correctly matched with its primary function? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एवं उसका मुख्य कार्य सही प्रकार से मेल खाता है? 100 का आंसर आप लोग करें।
पीछे हो चुके हैं क्वेश्चन ये वाले, बट मैं चाहूंगा आप लोग इसका आंसर करें फटाफट, फिर फिनिश करें इसे। हंड्रेड का क्या लिखा है, V गलत टाइप कर दिया है, उसके बाजू वाला होना चाहिए कुछ, V के बाजू C होता है ना, हाँ C, ठीक है, ओके। तो बेटा MCQ से पीछे नहीं हटना है, ये सारे MCQ आप लोगों को टेस्ट के फॉर्मेट में भी जल्दी अपडेट होकर के मिलेंगे। टेस्ट का मतलब जैसे PDF दे रहा हूँ, कि PDF का वैसे तो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लो, कोई मतलब नहीं है, मतलब तब मजा आता है जब आप लोग उसको क्या है, जैसे है ना गूगल पे जैसे आपने देखा होगा MCQ फॉर्मेट रहता है, 4 ऑप्शन होता है, क्लिक करते हो फिर कितने सही कितने गलत नंबरिंग आती है, उस टाइप का भी आपको जल्दी अपलोड करके वो टेस्ट टाइप का आपका स्टार्ट करवा दिया जाएगा। और MCQ करते रहे, फिर से कह रहा हूं मैं, आप MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, अगर आपका एग्जिट एग्जाम होता है, अगर होता है, आप लोग जहां तक है छोड़ दिया जाना चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर होता है तो यहां तो फायदा है ही है। और जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ठीक है, वैकेंसीज बहुत सारी निकलती हैं, बच्चे लास्ट बाद में पढ़ाई करते हैं, तो उससे आप लोग बच जाएंगे। अभी से तैयारी करके चलें, यही सारे क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। दोनों में ही आपकी विन विन सिचुएशन है। ढेर सारे MCQ लगाएंगे हर टॉपिक के बाद से, जहां पे टॉपिक ज्यादा होंगे, मतलब जहां पूछे ज्यादा, जहां कम वहां कम, लेकिन कोशिश करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। फिर बाद में इसी में से आपके टेस्ट होते रहेंगे, मतलब ये मान के चलो इससे बाहर अब आपका कोई MCQ बनेगा नहीं। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, जैसे ये सारे क्वेश्चन पीछे अलग अलग आए थे, यहां पर एक साथ पूछ लिया, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, इससे बाहर आपका MCQ नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो पढ़ो, रिवाइज करो, मिलते हैं कल, और कल कोई नए सब्जेक्ट का या इसी का ही 3rd चैप्टर HAP का स्टार्ट करें, क्योंकि HAP में टोटल 15 चैप्टर हैं, खत्म होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसी का ही 3rd चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ओके। मिलते हैं कल, बाय बाय।